Assalamu alaikum, dear students. This is Dr. Rahat Betul, and today we are with the next lecture of electromagnetic theory 2. Last time जो है we did we started electrodynamics basically कि उसकी बिल्कुल बेसिक चीजें हमने की. हमने देखा ओहम्स लॉ, हमने ओहम्स लॉ को देखा. इसके अलावा हमने ओहम्स लॉ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए. आज हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे एंड वी विल बी स्टडिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कि ईएमएफ क्या होती है. इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि मोशनल ईएमएफ क्या है और हम लोग कवर करेंगे फ्लक्स रूल को. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. ओके, तो सबसे पहले वी विल डिफाइन कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, इसको हम डिफाइन करें तो वी विल बी डिफाइनिंग इट लाइक ईएमएफ इज द एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज टू मूव चार्जेस अराउंड अ सर्किट. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट. यानी ईएमएफ वो एनर्जी है जो आप किसी पर यूनिट चार्ज को दोगे ताकि वो सर्किट के अक्रॉस मूव कर सके. तो मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिनोट करते हैं इस साइन के साथ एंड दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वे डब्ल्यू इज द वर्क डन एंड क्यू इज द चार्ज. तो इसका जो यूनिट है एज यू कैन सी, डब्ल्यू का यूनिट यानी वर्क का यूनिट होता है जूल्स और जो चार्ज है उसका यूनिट होता है कूलॉम. तो दैट्स वाई आपके पास जूल पर कूलॉम बन जाएगा वोल्ट. अब यहाँ पर एक चीज हम लोग पहले जहन में बिठा लीजिए कि आपके पास ये जो ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज नॉट अ फोर्स. ये मिसनॉमर है, मिसलीडिंग टर्म है. ये फोर्स नहीं होती. जैसे अभी आपने देखा ये इससे पहले स्लाइड पर कि मैथमेटिकली ईएमएफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो इसके जो यूनिट्स हैं वो वोल्ट के आ रहे हैं. तो दैट मीन्स इट्स नॉट अ फोर्स, बल्कि ये क्या चीज है, ये होगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, अब क्वेश्चन इज कि यहाँ से क्वेश्चन एक राइज होता है कि हमें वाई भी ईएमएफ इज नीडेड, तो ईएमएफ की जरूरत ही क्यों पेश आती है. तो होता ये है कि अगर आप एक सर्किट लगाते हो, जैसे ये सर्किट मैंने लगाया बट एक डायग्राम यहाँ पे ऐड की हुई है, यू कैन सी कि ये एक बैटरी है. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये वायर्स हैं और ये एक लोड जो कि इन द फॉर्म ऑफ बल्ब इसके साथ कनेक्टेड है और ये आपका एक क्लोज सर्किट है. अब होता ये है कि आपके जो चार्जेस हैं वो हायर पोटेंशियल यूजली दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं. लेकिन ये जो अपहिल मूवमेंट होती है चार्जेस की दोबारा यहां से यहां, इसके लिए कोई सोर्स रिक्वायर्ड है और वो सोर्स क्या होगा, वही सोर्स आपका कहलाता है ईएमएफ. अब इसमें देखने वाली चीज ये है कि आपके पास जो डायरेक्शन है ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ये ब्लू एरोज के साथ शो कर रहे हैं, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो डायग्राम में force due to electric field on electron is being shown in red arrows, while the direction of motion of electron is being shown with blue arrows. तो ये दोनों एक दूसरे के opposite direction में होते हैं. तो आपके पास ये जो necessary EMF है, electromotive force, to maintain this uphill movement of the charges in the circuit, that is provided by the batteries. जैसे कि ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है. ओके, इससे रिलेटेड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है. अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द ईएमएफ या इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ बैटरी व्हेन इट इज नॉट अटैच्ड टू एनी लोड.
यानी कि आपके, ये अगर आप एक डायग्राम को देखो तो ये एक बैटरी मैंने ड्रॉ की है। ईएमएफ सोर्स को मैंने ई से डिनोट किया है, और चूंकि बैटरी के अंदर केमिकल्स मौजूद हैं, वो ऑफर करेंगे रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द चार्जेस। उस रेजिस्टेंस को हमने शो किया है यहाँ पे छोटे आर के साथ। इसको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी बोलते हैं। और इसके जो एंड है, यानी कि इस बैटरी के एंड ए और सी है। तो आपके पास ए और सी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने इस बैटरी को एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया, एक लोड आर के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और यूं ये सर्किट क्लोज हो गया। तो अब क्या होगा कि इस सोर्स की वजह से आपके पास सर्किट के अंदर एक करंट जो है वो फ्लो करेगा, जो कि आई है। अब इस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वी टी से डिनोट कर रहे हैं उसको, वो बन जाएगा ई माइनस आई आर। तो अगर आपके पास आइडियल बैटरी के केस में ये इंटरनल रेजिस्टेंस होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास किसी तरह से, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं है बिकॉज देयर विल बी सम लॉसेस ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन इन केस अगर आपके पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, तो उस केस में आपके पास जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर आ जाता है ईएमएफ ऑफ द बैटरी के। I hope कि now the difference between the terminal potential difference and EMF is cleared, कि EMF को तो हर सूरत होना ही होना है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द बैटरी। और उस वो कैसे आएगा आपके पास? बाई ई में से ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, वो आप माइनस कर दें तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें फिर मेन थिंग हुई ईएमएफ, और यानी कॉज हुई, और उसका इफेक्ट हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में बैटरी का रोल क्या होगा? आउटसाइड द बैटरी चार्जेस जो है दे मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, और इनसाइड द बैटरी केमिकल जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर मौजूद है, दे फोर्सेस पुश चार्जेस फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, यानी उलट चल रहा है। सो बैटरी एक्ट्स लाइक अ चार्ज पंप। अच्छा, ये तो बैटरी की बात होगी, लेकिन देर आर डिफरेंट सिनेरियोज। उन डिफरेंट सिनेरियोज में आपके पास सोर्सेज ऑफ ईएमएफ तब्दील हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैटरीज के केस में तो अभी हमने बात की कि केमिकल रिएक्शंस जो है जो होते हैं इसमें, बैटरीज जो है वो आपको नेसेसरी जो है वो सोर्स प्रोवाइड करेंगी। इसी तरह से जनरेटर्स के केस में मैग्नेटिक इंडक्शन, और मोशनल ईएमएफ के केस में मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड्स, और सोलर सेल्स के केस में लाइट एनर्जी जो है वो आपको नेसेसरी सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रोवाइड करेगी। अच्छा, अब इस चीज को अगर हम लोग रिलेट करें विद योर बुक, ग्रिफिथ्स के जो बुक है उसमें इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है? उसमें वो डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है अकेले, वो करंट जो है लूप के अंदर, क्लोज लूप के अंदर सस्टेन नहीं कर सकती। क्यों वो सस्टेन नहीं कर सकती? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के लिए ई डॉट डी एल फॉर अ क्लोज लूप क्या होता है? जीरो के बराबर। इसलिए ईएमएफ मेंटेन करने के लिए यू विल बी नीडिंग सम नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस टू मेंटेन करंट इन द सर्किट। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, ईएमएफ को हम एक नए सिरे से ग्रिफिथ्स की बुक में, मतलब सेम ही चीज है लेकिन नए तरह से वो डिफाइन यूं करते हैं कि ईएमएफ कैन बी डिफाइंड यूजिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज अराउंड द क्लोज लूप। यानी ईएमएफ जो है वो आपके पास बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज अराउंड द क्लोज लूप, यानी E इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल। एफ जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, और उसका डॉट प्रोडक्ट आप ले रहे हो लेंथ एलिमेंट के साथ। तो अब चूंकि आपके पास ये जो E है, आपको पता है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है V और E आपस में रिलेटेड है बाय दिस इक्वेशन V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल। तो हमें ये भी मालूम है कि V और E, ये जो ईएमएफ है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही है, तो दे आर इक्वलेंट। तो ई जो है वो बराबर होता है माइनस एफ के। दैट्स वाई आप लिख सकते हैं इसको यूं भी कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ दे आर वन एंड सेम थिंग, एंड इट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल।
तो यहाँ पर एफ जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ फोर्स पर यूनिट चार्ज है, जबकि डी एल जो है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ द सर्किट पाथ। तो अगर हम इसको ओवरऑल अब समराइज कर दें तो इट विल बी लाइक कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इट मेंटेन्स कंटिन्यूअस करंट्स इन द सर्किट। और बैटरीज, जनरेटर्स, सोलर सेल्स, दे आर द कॉमन सोर्स ऑफ ईएमएफ। सो एंड वन मोर थिंग कि ईएमएफ जो है दैट इज नॉट फोर्स बट इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब हमारा जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का को हमने डिफाइन कर लिया कि दैट इज बेसिकली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक। या फिर आपके पास द डॉट द इंटीग्रल अलोंग द क्लोज लूप, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड लेंथ एलिमेंट ओवर द क्लोज लूप, इसको आप बोलते हैं ईएमएफ। तो अब ईएमएफ से थोड़ा सा आगे इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं मोशनल ईएमएफ को। अब देखेंगे कि मोशनल ईएमएफ क्या चीज है। तो मोशनल से इसमें कहीं ना कहीं पे हरकत का जो है वो माइंड में आता है कि कुछ चीज जो है इसका ताल्लुक जो है वो मोशन के साथ है। तो अगर हम इसको इनिशियली डिफाइन करें तो मोशनल ईएमएफ इज लाइक द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, जो कि बराबर होती है क्यू वी इंटू क्रॉस बी के, एक्टिंग ऑन द चार्जेस इन द कंडक्टर। मैथमेटिकली इसी चीज को हम लोग यूं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट डी एल। और अगर आपके पास वी और बी जो है मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं और इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो आपके पास ईएमएफ बराबर आ जाता है बी एल बी के बराबर। यानी इमोशनल ईएमएफ आपके पास कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होती है, इसको आगे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लेट सपोज आपके पास एक जो है क्लोज्ड लूप है, कंडक्टिंग लूप है। ठीक है। आप देख रहे हो इसमें आपने कहीं पे भी बैटरी नहीं लगाई, जस्ट ये कुछ भी हो सकता है, कोई कॉपर जो है वो वायर्स हो सकती हैं, जस्ट आपने एक लूप बनाया हुआ है। ठीक। अब ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जो इनटू द पेज जो है पॉइंट कर रही है, यानी इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की तरफ है। अब आपका जो लूप है इसका कुछ हिस्सा इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के में आ रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कीप दिस थिंग इन माइंड, ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो हिस्सा लूप का इसके अंदर आ रहा है वो कुछ इस तरह से है, ए बी, बी सी और सी डी। ठीक। और इसकी जो विड्थ हो गई आपके पास लूप के उस हिस्से की जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है वो है एक्स, जबकि इसकी जो हाइट है आपके पास इस रेक्टेंगुलर लूप की वो है एच। और ये आर जो है ये कोई सा भी लोड हो सकता है, कोई छोटा सा बल्ब हो सकता है, एनीथिंग कुड बी हेयर, वो आपके रेजिस्टर या फिर लोड के तौर पर एक्ट करेगी। अच्छा, जब ये ऐसे ही पड़ा हुआ है तो लेट सपोज यहाँ पे एक बल्ब है, लेकिन जब ये ऐसे ही पड़ा हुआ है तो कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप वेलोसिटी वी के साथ राइट साइड पर इस लूप को खींचोगे तो क्या होगा कि बल्ब ग्लो कर जाएगा। बल्ब क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि इसके अंदर करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। और करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ है? क्योंकि यहाँ पर मोशनल ईएमएफ की वजह से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ है। और ईएमएफ क्यों जनरेट हुआ है? वो इसलिए जनरेट हुआ है कि जब आप इसको खींचोगे राइट साइड पर तो इस लूप के अंदर से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हो, उसमें तब्दीली वाकई होगी। और जब भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो आपके पास एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। और ईएमएफ जनरेट होने से करंट प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से ये बल्ब यहाँ पर ग्लो कर जाएगा। तो अब इन शॉर्ट वही जो डेफिनेशन दोबारा हमने ऊपर अभी मैंने आपको मोशनल ईएमएफ की बताई है उसको इस सिनेरियो में अगर रिपीट करें तो ये कुछ इस तरह से है कि मोशनल ईएमएफ वो ईएमएफ है जो आपके पास इस कंडक्टिंग रॉड जो है सर्किट के अंदर प्रोड्यूस होता है जब आप इस लूप को वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड में खींचते हो। तो द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, this sort of EMF is known as motional EMF। तो अब आई होप के बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक जो टर्म्स हैं वो क्लियर हैं। अब इसको लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास इसकी ओवरऑल जो EMF E है उसकी क्या वैल्यू आती है और कैसे आती है।
अच्छा, इनिशियली जो है हमारे पास जैसे ही हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें पहले अंडरस्टैंड कर लें कि जैसे ही आपने वेलोसिटी वी के साथ खींचा इसको, मतलब लूप को खींचा, तो क्या होगा कि जो लूप का ये जो रॉड है ये, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट फ्री चार्जेस मौजूद हैं, वो फ्री चार्जेस भी मूव करेंगे। ठीक। अब वो मूव करेंगे तो आप देखोगे कि वेलोसिटी जो है, इसको अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लें, अगर ये मेरे पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स हैं इस तरह से, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये जी कोऑर्डिनेट है। तो अब आप देखो, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लो इस सिचुएशन में। अब आपका जो वेलोसिटी v है वो किस डायरेक्शन में हुआ, y के अलोंग। ओके। और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, वो चूंकि अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो वो किसके अलोंग आ जाएगा, माइनस एक्स के अलोंग। ओके। और अब आपके पास ये जो इक्वेशन होती है एफ, मैग्नेटिक फोर्स की, ये इक्वेशन क्या होती है आपके पास, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे ही होती है ना। बी क्रॉस बी। ओके। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आपको देखना है कि वी और बी जो है ना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो वी का जो है आप देख रहे हो वो है पॉजिटिव वाइव में, और जबकि आपके पास जो है आपका बी, वो माइनस एक्स के अंदर आ रहा है। ठीक है। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज अगर याद करो, तो एक्स क्रॉस वाई क्या होता है, जी। और चूंकि ये माइनस आ रहा है, तो बेसिकली ये बराबर हो जाएगा एक्स क्रॉस वाई के, जो कि बराबर होता है पॉजिटिव जी के। तो दैट मीन्स कि आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लग रही है ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा इन शॉर्ट कि आपके जो चार्जेस हैं वो मूव करेंगे ए से बी की तरफ, ये ऊपर की तरफ आपके चार्जेस जाएंगे। ठीक है। अब चार्जेस जैसे ही ए से बी की तरफ मूव करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे चार्जेस कम और यहाँ पे चार्जेस ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके पास यूँ चार्जेस के अंदर सेपरेशन होती है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि फाइनली आपके पास जो है एक इक्विलिब्रियम जो है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो ब्रेकअप होगा, और आपके पास जो चार्जेस हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे सर्किट के अंदर। तो जैसे वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ चार्जेस जो है वो कम हो जाएगा, चार्जेस मूव करेंगे, और उसके बाद दोबारा चार्जेस यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पे अगेन मैग्नेटिक फोर्स इनको यहाँ से यहाँ तक ले आएगी अगेन, फिर ये सिलसिला कंटिन्यूड रहेगा, और यूं आपके पास सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस सारी चीज को जब हम लोग लिखते हैं ईएमएफ को, तो ईएमएफ जो है वो आपके पास बराबर होती है एफ डॉट डी एल के, जहां पर ये जो एफ मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स ये कैसे है कि एफ मैग्नेटिक आपके पास बराबर है मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो आपके पास छोटे वाले एफ से आप उसको डिनोट कर रहे हो। ठीक है। तो एफ जो है वो आपके पास क्या है, वीबी, और ये क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, और डी एल जो आपका लेंथ एलिमेंट है वो है एच, तो इस वजह से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा वीबी एच। आई होप ये बेसिक जो है ज्योमेट्री और जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको क्लियर होगी अब। अच्छा, तो लेट्स मूव अहेड। अब नेक्स्ट, अब हम लोग जब इसको लेकर चलते हैं, अब हम लोग कैलकुलेशंस करना चाहेंगे। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है यहाँ पर कि लेट मी रिमूव इट फर्स्ट। ओके। अब हमारे पास जो ईएमएफ है वो बराबर है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू विद द डॉट प्रोडक्ट विद द लेंथ एलिमेंट डीएल। तो एफ की वैल्यू क्यू वी क्रॉस बी है, ये कैंसलेशंस हो जाएंगे, सिंपली आपके पास ये बच जाएगा ई इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट डी एल, और ये सॉल्व होकर बन जाता है वी बी एच। ठीक, क्योंकि एच जो है वो आपका लेंथ एलिमेंट है।
अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि मैग्नेटिक फोर्सेस दे डोंट डू एनी वर्क, तो कौन कर रहा है? वो काम कौन कर रहा होगा? बेसिकली वो पर्सन जो इसको पुल कर रहा है राइट साइड की तरफ। तो हमें एफ पुल भी फाइंड करनी है, वी हैव टू सी कि वो आपके पास क्या वैल्यू देती है। अच्छा, उस पर जाने से पहले ना एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप देख लो, कि आपके पास जब चार्ट ये मूव करते हो ना आप इस जो है लूप अपना, जो वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, और साथ ही साथ आपने देखा जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगती है उसकी वजह से भी चार्जेस ऊपर की तरफ भी मूव करते हैं। तो लेट सपोज कि जो उनका ऊपर का मूवमेंट है उसको हम कह देते हैं यू, और जो इनका राइट साइड पे मूवमेंट है वो वी। तो बेसिकली आपके चार्जेस दे आर हैविंग टू वेलोसिटीज। एक वेलोसिटी है वी जो कि हॉरिजॉन्टल है, और एक वेलोसिटी है वर्टिकल जो कि शो करेंगे यू के साथ, इस तरह से कि एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है और एक है वर्टिकल वेलोसिटी u। तो दैट मींस कि आपके जो चार्जेस हैं फिर वो एक रिजल्टेंट वेलोसिटी w के साथ मूव करेंगे। ठीक, आई होप इट्स क्लियर। u और v के दरमियान मतलब ये जो w है दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस थिंग। और अगर ये एंगल थीटा ये स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, तो ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक है वो क्या हो जाएगा, उसको मैं अल्फा का नाम दे देती हूँ, और ये बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा के। ठीक, और ये भी आपको पता है कि जो लेंथ एलिमेंट है वो एज के बराबर है, एंड दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट। अच्छा, अब आते हैं हम लोग वो पुल फोर्स की तरफ जो मैंने कहा कि जो वर्क कर रही होगी, तो ये भी आपके पास फोर्स पर यूनिट चार्ज है। तो ये बराबर आ जाएगी क्यू यू क्रॉस बी के, एंड बेसिकली इट इज इक्वल टू यू बी। अच्छा, अब जब हम लोग लेंगे एफ पुल डॉट डी एल, तो एफ पुल आपके पास यूबी के बराबर है, और जो डॉट हटाओगे तो बेसिकली कॉस अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, और डीएल आ गया। अब वी हैव टू सी कि व्हाट इज और डीएल, दैट्स व्हाट वी हैव टू सी अगेन। यहाँ पर आ जाइए इस डायग्राम पर। अब यहाँ पर देखिए कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बराबर होता है बेस ओवर कॉस थीटा के। और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बेसिकली क्या चीज है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है आपका डिस्टेंस। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस है यानी कि डीएल के बराबर है। और वो हमने पहले ही बता दिया कि डिस्टेंस जो एलिमेंट है आपका वो एज के बराबर है। तो इसलिए जो हाइपोटेन्यूज है ये डीएल है, बेस जो है आपकी वो है एज। ठीक, तो ये हाइपोटेन्यूज की जगह पे आपने डीएल लिख दिया, बेस की जगह पर आपके पास डायग्राम में एज मौजूद है ओवर कॉस थीटा। तो डीएल इज इक्वल टू एज ओवर कॉस थीटा। तो यही इस डीएल की जगह पर मैंने एज ओवर कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया है। दूसरा यहाँ पर ये एंगल था कॉस अल्फा, अल्फा बराबर है 90 डिग्री माइनस थीटा के, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब नेक्स्ट ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपको पता है फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी बन रहा है, और इस सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। तो इसलिए एफ पुल डॉट डी एल बन जाएगा यू बी एच ओवर कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा वो बन जाएगा टेन थीटा। और अगर हम लोग वेलोसिटीज के टर्म में बात करें तो ये देखो यहाँ पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो u है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v, यानी बेस u है और आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो v है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो वेलोसिटी वो है w। तो tan थीटा फ्रॉम द डेफिनेशन बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर है v और बेस है u। तो tan थीटा की जगह मैंने ये लिख दिया, यू से कैंसिल हो गया। और इसमें भी आप देखिएगा कि अगेन आपके पास बेशक डिफरेंट फोर्स आपने ली है, आपने डिफरेंट एंगल जो है ट्राई किया है, लेकिन ईएमएफ की वैल्यू आपके पास क्या आई है, वी बी एच। So, in short, we can say we can sum up it like this. As it turns out, then the work done per unit charge is exactly equal to the EMF, though the integrals are taken along entirely different paths and completely different forces are involved. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तो यूं हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ को डिफाइन किया कि वो ईएमएफ जो आपके कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो उसको बोलते हो मोशनल ईएमएफ। और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की और वो बराबर आती है वीबी एल या वीबी एच के। अच्छा, अब इसमें एक इशू ये है कि इन केस अगर आपके पास मोर देन वन लूप हो जाए, या अगर आपका जो लूप है उसकी जो शेप है वो यूं सिमेट्रिकल ना हो, रेक्टेंगुलर ना हो, वो कोई आड़ी तिरछी कोई शेप हो, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हमें ज्यादा हेल्पफुल रहता है फ्लक्स रूल। तो लेट्स सी, फ्लक्स रूल भी बेसिकली एक ईएमएफ फाइंड आउट करने का तरीकाकार है।
और इसमें हम देखेंगे कि इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क है। तो लेट्स मूव ऑन टू द फ्लक्स रूल नाउ। फ्लक्स रूल को पहले डिफाइन कर लेते हैं, बाकी फिर उसके बाद इसको इसके डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो flux rule can be stated as the EMF generated in the loop is minus the rate of change of flux through the loop। और ये फ्लक्स कौन सा फ्लक्स है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैथमेटिकली वी कैन राइट इट लाइक दिस, इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। तो डी फाई जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। ओके, अगेन यहाँ पर वापस आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता है, मतलब वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि यूनिट एरिया से पास कर रही हूँ, यानी कितनी फील्ड लाइंस एक एरिया से पास करती हैं वो कहलाती हैं उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। बी मैग्नेटिक फील्ड है और डी ए वो एरिया एलिमेंट होगा। तो ये डायग्राम 7.10 है जो ग्रिफिथ से मैंने ली है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जब आप फ्लक्स देखोगे, टोटल फ्लक्स जो इस लूप से फ्लो कर रहा है, इस लूप के में से, तो वो किसके बराबर है? फाई इज इक्वल टू बी। बी ए की जगह पर उसकी जो है वो हाइट और उसका विड्थ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी एच एक्स। ठीक, जब ये ऐसे पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप इसको वेलोसिटी वी के साथ राइट साइड पे मूव करते हो तो क्या होगा कि आपके पास एक्स चेंज हो रहा होगा ना। पहले एक्स की वैल्यू कुछ है, जब आप इसको इस तरफ खींचोगे तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी टाइम के साथ। जैसे जैसे खींचोगे एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब एक्स की वैल्यू चेंज होने से क्या होगा कि इसके अंदर से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो भी तब्दील हो जाएंगी। अगर वो तब्दील होंगी तो डेफिनेटली उसका फर्क किस पे पड़ेगा? फ्लक्स पे पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, ये चीज याद रखनी है कि इस दौरान में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन जस्ट इसको खींचने की वजह से इसके अंदर से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो मुख्तलिफ गुजर रही हैं। तो इसलिए इसको हम लोग यूं लिख सकते हैं, डी फाई बाई टी डी टी इज इक्वल टू बी एच डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि एक्स में ही चेंज है विद टाइम, और एक्स में चेंज की वजह से आपके फाई में चेंज आ जाएगा। तो dx बाई डी टी क्या होता है? वो वेलोसिटी v के बराबर है, तो इसलिए इसको लिख सकते हो कि माइनस बी एच इंटू वी। अब माइनस साइन क्यों आ रहा है? इट अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट dx बाई डी टी इज नेगेटिव। ठीक, बट दिस इज प्रिसाइज, ये ईएमएफ है, और इसको हम लोग यूं लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये जो बी एच वी है माइनस बी एच वी किसके बराबर था? मोशनल ईएमएफ के लिए भी ईएमएफ के बराबर था। ये पीछे आपने भी सॉल्व किया, ये ई के बराबर था, और ये डी फाइव बाई डी टी है। तो इसको क्या हुआ फिर, किसके बराबर आ गया? ई जो है वो बराबर आ गया माइनस डी फाइव बाई डी टी के। तो दैट मीन्स कि फ्लक्स जो है आपके पास, मोस्ट जो आपके पास ईएमएफ है वो बराबर आ जाता है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। और ये माइनस साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनस साइन जो है वो चेंज को अपोज करेगा। अच्छा, अब इस जो फ्लक्स रूल है उसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ, जैसे मैंने शुरू में बात की कि आपके पास सिर्फ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट पर नहीं एप्लीकेबल, अगर आपके पास कोई आर्बिट्ररी शेप हो जाती है, नंबर ऑफ लूप्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसके ऊपर भी इक्वली वैलिड है, आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देगा। तो लेट्स सी हाउ उसका प्रूफ है वो, अब हम लोग उसकी तरफ मूव करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज दैट। इसके लिए हमने एक आड़ा तिरछा सा रिबन जो है वो कंसिडर किया है। ये आपके पास एक सरफेस है, एंड यू कैन सी कि ये यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है, ये आर्बिट्ररी सा सरफेस है। अब यहाँ पे लूप को टाइम टी पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर टाइम टी लेट सपोज चेंज हुआ टी प्लस डी टी पर, आपके पास लूप की ये कंडीशन बन गई है। अच्छा, अब इसमें एक लूप यहाँ पे हमने वो लिया हुआ है, इसमें पॉइंट पी है और एक पॉइंट पी डैश है। अब P और P डैश मिलकर एक एरिया जनरेट करेंगे। अब ये जो मूवमेंट है इसका, यूं जो हॉरिजॉन्टल सा मूवमेंट है इस तरह से, वो है डीएल के बराबर। जबकि ये जो मूवमेंट है ये वाला S यानी लेंथ एलिमेंट, वो बराबर है वी डी टी के, यानी S होता है ना वी टी के, तो यहां से वही बन जाएगा वी डी टी, यानी ये डीएल है और ये वी डी टी है। तो ये दोनों मिलकर, क्योंकि ये दो साइड्स आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगी? एरिया एलिमेंट बनाएंगी। तो चलें हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट देखते हैं कि कैसे इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो जो आपके पास चेंज इन फ्लक्स है, क्योंकि आप टी टाइम टी और फिर लेटर टाइम टी प्लस डी टी पे इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो टोटल फ्लक्स यानी चेंज इन फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगी? फ्लक्स एट टाइम टी प्लस डी टी माइनस फाई एट टाइम टी। ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू फाई रिबन, और फाई जो है वो बराबर होता है बी डॉट डी ए के।
अब डी ए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि आपके पास इन दोनों जो है साइड्स को मल्टीप्लाई कर कर आएगा, तो डी ए आपके पास क्या आ जाएगा, डी एल, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे वी डी टी के साथ। अब डी टी टाइम जो है, चूंकि वो स्केलर है, इसलिए क्रॉस जो है वो आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटीज पर आएगा, तो आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो वी क्रॉस डी एल इंटू डी टी। अब लेंथ एलिमेंट आ गया, सॉरी एरिया एलिमेंट आ गया आपके पास। अब आप इसको यहाँ पे मजीद सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा कि dt को, ये अगर मैं लूं उसको d5/dt, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, b, और साथ में आ जाएगा v क्रॉस dl। अच्छा, अब ये जो ओवरऑल जो मूवमेंट है आपके, जो चार्जेस का जो वेलोसिटी है उनकी, वो है v प्लस यू। लेकिन v चूंकि पैरेलल आती है dl के, तो इसलिए हम लोग u की जगह पर मतलब सिंपली v लिख देते हैं, ठीक। तो दैट मीन्स कि इस v की जगह पर मैं इसको wb लिख सकती हूँ, क्योंकि जो u का एलिमेंट है वो dl के पैरेलल होने की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट में वैनिश हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है d5/dt इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑन द क्लोज लूप b डॉट w क्रॉस dl। अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाकर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो दैट मीन्स के b डॉट w क्रॉस dl की जगह पर अब हम लोग इसको लिख देंगे माइनस w क्रॉस b डॉट dl। अब W क्रॉस B जो है वो आपके पास बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्योंकि क्यू वी भी होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक। तो V की जगह पर क्या है आपके पास W, तो W, और ये बात कर रहे हैं पर यूनिट वो जो फोर्स की, चार्ज की, यानी F जो है वो बेसिकली कैपिटल F डिवाइडेड बाय Q है। तो इसलिए W क्रॉस B क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो W क्रॉस B की जगह पे मैंने F मैग्नेटिक लिख दिया डॉट डीएल, और यूं आपके पास ये जो होता है एफ मैग्नेटिक डॉट डीएल, चूंकि ये ईएमएफ ई के बराबर है, इसलिए ईएमएफ ई बराबर आ जाएगा माइनस डी फाई ओवर डी टी के। तो आपके पास सेम रिजल्ट आ गया, बेशक आपके पास आड़ी तिरछी शेप थी, लेकिन इसके लिए भी आपके पास जो ईएमएफ है वो सिर्फ इस बात पे आपको सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट, ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपको मालूम होना चाहिए। और माइनस साइंस मीन्स के ये जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया। तो यूं आप फ्लक्स रूल को किसी आर्बिट्ररी शेप पर भी इक्वली अप्लाई कर सकते हो, जैसे किसी सिंपल रेक्टेंगुलर लूप के लिए आपने इसको अप्लाई करके देखा था। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग करेंगे, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, उसके करते हैं हम लोग। एग्जांपल 7.4 है। एग्जाम्पल 7.4 का जो स्टेटमेंट है दैट इज अ मेटल डिस्क ऑफ रेडियस ए रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी कि यहाँ पर वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ ये रोटेट कर रही है आपकी जो डिस्क है, और यहाँ पे ये वर्टिकल एक्सिस है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दैट इज बीइंग अप्लाइड इन द upward direction. Now, a circuit is made by connecting one end of the resistor to the axle. ये एक्सेल है, और एक रेजिस्टर है, उसका एक सिरा इस एक्सेल के साथ हमने जोड़ दिया है, while the other end to a sliding contact, जबकि जो दूसरा सिरा है वो एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। आपने, और वो ये जो डिस्क थी उसके आउटर एज को टच कर रहा है। आपने मालूम करना है कि इसके अंदर से क्या करंट जो है वो फ्लो करेगा। अब आई जो कि क्या होता है, ई बाय आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले हमें ई का पता होना, यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है, ई वो पता होगा, तो आप इसको फिर सॉल्व कर सकोगे। तो ई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, एफ मैग्नेट डॉट डीएस, यानी कि लेंथ एलिमेंट आपके पास। अब यहाँ पर जो है डीएस आपके पास जो है, एफ मैग्नेटिक आपके पास कैसे आएगा, एफ मैग्नेट आएगा आपके पास, उसके लिए सिंपल सी इक्वेशन है, अभी पीछे पढ़ी है आपने, वी क्रॉस बी। अब वी जो है वो आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, और वी जो है वो आपके पास वी और जो है एंगुलर वेलोसिटी और जो लीनियर वेलोसिटी है उन दोनों के दरमियान रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू ओमेगा एस। एस जो है वो यहाँ पे वो रेडियस है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल वही चीज है, बस आर की जगह पे क्या आ गया है, एस आ गया है, क्योंकि हमने रेडियस एस लिया है, ठीक। तो आपके पास v की जगह पे आप इसको लिख दोगे ओमेगा एस बी एस।
ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो ओमेगा बी इज अ कांस्टेंट, क्योंकि बी भी यूनिफॉर्म है और ओमेगा भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसको वो रोटेट कर रहा है, उसने शुरू में बता दिया आपको। अब वेरिएबल क्या रह गया, एस रह गया, और जो लिमिट्स हैं वो है 0 से a तक की, 0 से a तक की। ये इसके रेडियस की, एस जो है वो इसका रेडियस है, यहाँ पर एस है, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से a तक के हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा ओमेगा बी ए स्केयर ओवर 2। अब आपके पास ई आ गया। ई के बाद आपने क्या करना था कि आपने आई फाइंड करना था। तो अब आपका काम सिंपल है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू ई बाय आर, ये वैल्यू पुट कर दी और फाइनली आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। तो दैट्स फॉर इट टुडे। ये छोटा सा है, आगे फेरेडे डिनामो और एडी करंट्स, इसकी आपने एक रीडिंग ले लेनी है। तो यहाँ पर आज हम लोग अपने जो है लेसन को एंड करेंगे। आज जो है वो हमने देखा कि ईएमएफ क्या होता है, मोशनल ईएमएफ क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने फ्लक्स रूल फॉर सिंपल रेक्टेंगुलर वन लूप और आर्बिट्ररी शेप के लिए फ्लक्स रूल कैसे अप्लाई करते हैं, और हमारे पास ईएमएफ की क्या वैल्यू आती है, ये हमने कैलकुलेट करके देखा। होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यूँ कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप इसको इनबॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।